हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राखी का परिवार बहुत गरीब था। माँ के गुजर जाने के बाद अपने घर की जिम्मेदारी उसी ने संभाल रखी थी। उसके पिता फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे, जिनके कंधे पर राखी के साथ साथ उसके छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी थी। एक शाम जब राखी खाना बना रही होती है, तभी उसका पिता सरजू घर आता है और उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है, जिसे देखकर वो और उसके भाई बहन घबरा जाते हैं। तभी राखी कहती है, पापा, आपके हाथ में पट्टी, आपको चोट लगी है? कैसे? कुछ नहीं बेटा, वो फैक्ट्री की मशीन के कोने में ना हाथ लग गया था, जिसके कारण हाथ छिल गया और खून भी निकल आया। मैंने पट्टी करवा ली है, ठीक हो ही जाएगा। काम के चक्कर में आप अपना ध्यान कभी नहीं रखते। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ और तुम दोनों जाओ अपनी पढ़ाई करो। राखी कुछ देर में पानी लेकर आती है और सरजू को देती है, तो उसे महसूस होता है कि सरजू तेज बुखार से तप रहा है। तो वो कहती है, बाबा, आपको तो बुखार भी है, वो भी इतना तेज। आप डॉक्टर के पास से बुखार की दवाई क्यों नहीं लाए? अरे बिटिया, बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करना। चिंता कैसे नहीं करूँ पापा? माँ के जाने के बाद हम भाई बहनों के लिए तो आप ही सब कुछ हो। आप अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा? मैं अभी आपके लिए बुखार की दवाई लेकर आती हूँ। अरे बिटिया, मैं सच में ठीक हूँ, और थोड़ा धीरे बोल, वरना उन दोनों ने सुन लिया ना तो वो भी तेरी तरह चिंता करेंगी। तू खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है, फिर ये दोनों भी तो भूखे होंगे। ठीक है पापा, मैं भी लगाती हूँ। राखी रसोई में चली जाती है। कुछ देर में सभी मिलकर खाना खाते हैं। समय बीतता है और सरजू को उसका कोई पहचान वाला राखी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता बताता है। तो सरजू खुशी खुशी शाम को घर जाकर अपनी पत्नी की फोटो के सामने रखे एक डब्बे को उठाकर कहता है, तुम्हें पता है, हमारी राखी के लिए ना एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता पता चला है। मैंने उन्हें ना घर आने के लिए भी कह दिया है। बस तुम ना अपनी बेटी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि ना ये रिश्ता पक्का हो जाए और मैं भी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। उसकी ये बातें पानी का गिलास लिए खड़ी राखी सुन लेती है और खुद से कहती है, भगवान, मेरे लिए पापा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। आप उनकी ये प्रार्थना जरूर सुनना। कुछ दिनों में ही लड़के वाले राखी को देखने के लिए उसके घर आते हैं। उनके घर की हालत देखकर लड़के की बहन निशा कहती है, माँ, इतने गरीब घर की लड़की को आप अपने घर की बहू बनाओगी? कोई और रिश्ता नहीं मिला आपको? चुप कर, कहीं भी कुछ भी बोलने लगती है। लड़की स्वभाव की अच्छी होनी चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सरजू भाई साहब, आपकी बेटी के बारे में जैसा सुना था वैसे ही लगी मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। सच बहन जी, मैं बता नहीं सकता इस गरीब बाप को कितनी खुशी हो रही है। भैया, आपको भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है क्या? नहीं, मुझे भी राखी जी अच्छी लगी, और फिर माँ की पसंद भी कभी बेकार हो सकती है क्या? मेरी माँ और भाई को तो इस लड़की के आगे इसकी गरीबी दिखाई ही नहीं दे रही। सरजू की आंखों में खुशी देख राखी को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ही दिनों में राखी की शादी हो जाती है और विदाई के समय सरजू राखी को वही डिब्बा देता है जो हमेशा से उसकी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के सामने रखा रहता था, और कहता है, ये तेरी माँ की आखिरी निशानी थी। इसमें तेरी माँ के ना कंगन है, जो ना उसे बहुत ही खास इंसान ने दिए थे। इसे हमेशा संभाल कर रखना। जी पापा, मैं इन्हें जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इतना कहकर वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सब ठीक था, बस उसकी नंद निशा को राखी कभी भी फूटी आंख नहीं भाती थी। राखी अपनी मुंह दिखाई के लिए तैयार होते हुए वही कंगन पहनती है, और कंगन पहनते ही उसके हाथ आसपास रखे सारे सामान को समेटना शुरू कर देते हैं। तभी वो अपने कंगनों को देखते हुए कहती है, ये क्या? कंगन पहनते ही मेरे हाथ अपने आप कैसे चलने लगे? इतना कहकर वो अपने हाथों को झटकती है तो बेड पर रखे सारे बिखरे कपड़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर राखी बिल्कुल हैरान हो जाती है और उन कंगनों को उतार कर कहती है, ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं, बल्कि जादुई कंगन है। इनको पहनकर तो मेरे सारे काम अपने आप ही होने लगे। माँ को ये कंगन किसने दिए होंगे? वो खुद से बात ही कर रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है, तो वो बिना कंगन पहने ही बाहर चली जाती है। समय बीतता है, उसके पास जादुई कंगन है। ये जानते हुए भी राखी उन्हें अपना काम आसान करने के लिए भी कभी नहीं पहना। एक रोज उसकी नंद उसे परेशान करने के लिए ढेर सारे कपड़े
उसके कमरे में पटकते हुए कहती है। सुनो, आधे घंटे में सारे कपड़े प्रेस कर देना। ननद जी, लेकिन इतने सारे कपड़े आधे घंटे में कैसे प्रेस कर सकती हूँ मैं? हाथों से, और मना तो करना मत, वरना मैं माँ को कह दूंगी कि उनकी बहू काम चोरी कर रही है। चलो लग जाओ काम पर। इतना कहकर निशा वहाँ से चली जाती है और राखी भी जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करना शुरू कर देती है। प्रेस करते करते उसके हाथ भी दर्द करने लगते हैं, तो भी वो लगी रहती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसके खाली हाथ देखकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े वो जादुई कंगन उसे पहना कर कहती है। बहू, ऐसे खाली हाथ अच्छे नहीं लगते हैं। सासू माँ, वो मैं काम कर रही थी इसलिए उतार दिए। कोई नहीं बहू, एक एक कंगन पहनने से कुछ नहीं होगा। अरे मुझे तो बाजार के लिए निकलना था, तू काम कर, मैं चलती हूँ। इतना कहकर दमयंती कमरे से निकल जाती है। तभी जादुई कंगन का जादू शुरू हो जाता है और कपड़े अपने आप प्रेस होने लगते हैं और कुछ देर में सारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं। और आधा घंटा पूरा होते ही वहाँ निशा आती है और सारे कपड़े प्रेस रखे हैरान हो जाती है और कहती है, ये सब कपड़े तुमने ही प्रेस किए हैं? हाँ, मैं ही करूँगी ना, और कौन करेगा? लेकिन वो बोल ही रही होती है कि तभी उसका भाई आदेश वहाँ आ जाता है और कहता है। अरे क्या बातें चल रही हैं ननद भाभी में? कुछ नहीं, वो तो ननद जी कपड़े लेने आई थी। अरे इतने सारे कपड़े? निशा, तुम पड़ोसियों के कपड़े भी घर में ही प्रेस करवाने लगी? निशा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर राखी ने इतनी जल्दी कपड़े प्रेस कैसे कर लिए, जिसके बाद से निशा अपना हर छोटा बड़ा काम राखी से जबरदस्ती करवाया करती और खुद आराम से पड़ी रहा करती। ज्यादा काम करने की वजह से राखी की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है। इस बात की परवाह किए बिना निशा उसे ढेर सारे बर्तन धोने को कहती है, तो वो कहती है, ननद जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने सारे बर्तन कैसे धोऊंगी? वैसे ही जैसे उस दिन इतने सारे कपड़े प्रेस किए थे, और ये तबीयत खराब होने का बहाना तो मेरे सामने बनाओ ही मत। निशा वहाँ से चली जाती है और राखी तबीयत खराब होने के चलते उन जादुई कंगनों को पहन लेती है और बैठे बैठे ही सारे बर्तन धुलकर साफ हो जाते हैं। और ये जादू होते देख निशा भी अपनी आंखों से देख लेती है और मन में कहती है, अच्छा तो ये सब इस कंगन का कमाल है। लेकिन कंगन में जादू? अभी माँ को जाकर बताती हूँ। वो भागकर दमयंती के कमरे में जाती है जहाँ आदेश भी होता है, तो वो दोनों को बताते हुए कहती है, माँ भाई वो भाभी के पास वो बहू के पास जादुई कंगन है, यही ना? माँ आपको ये बात पहले से पता है? पहले से नहीं, उस दिन से जब मैं उसके खाली हाथ देखकर उससे वो कंगन पहना गई थी, तब मैंने समझा कि बहू के कंगन कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई है। तभी राखी धीरे धीरे चलकर वहाँ आती है और तेज बुखार होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। आदेश जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते हैं। तभी निशा उन जादुई कंगनों को चुराने की सोचती है। वो राखी के हाथ से कंगन निकाल ही रही होती है कि तभी राखी होश में आ जाती है, तो दमयंती अपनी बेटी को सुनाते हुए कहती है, अब भी तुझे चैन नहीं मिला? एक तो तूने बहू को बिना बात के इतना सताया और अब उसके जादुई कंगन भी चुराना चाहती है। सासू माँ, आपको सब पता था? हाँ बहू, और मैं हैरान हूँ कि जादुई कंगन होने के बाद भी तूने इतना सब कुछ क्यों सहा? सासू माँ, ये जादुई कंगन मेरी माँ की निशानी भी है, जिसे मैं यूं ही इस्तेमाल कर खोना नहीं चाहती थी और ना ही ननद जी के काम को मना कर सकती थी। राखी की बात सुनकर निशा को अपने किए पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और दमयंती की बहू के जादुई कंगन हमेशा उसके पास उसकी माँ की निशानी के तौर पर रहते हैं। इमली फ्रिज में से इमली की चटनी निकाल कर दही बड़े में डाल रही होती है कि तभी उसकी प्रेग्नेंट ननद ऐश्वर्या वहाँ आती है और इमली से बोलती है, भाभी इमली रखी है क्या? क्यों दीदी, आपका फिर से इमली खाने का मन कर रहा है ना? बताओ ना भाभी, कहाँ रखी है प्लीज, मेरा जी मचल रहा है, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे फ्रिज में रखी है, ले लो। ऐश्वर्या जल्दी से फ्रिज से निकलकर इमली की चटनी खाने लगती है और चटकारे लेते हुए
बोलती है। भाभी आपको पता है ना, इस टाइम पर जितना मजा इमली खाने में आता है उतना ना किसी और चीज खाने में नहीं आता। पता नहीं दीदी, लेकिन इमली को देखते ही ना मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, मिची मिची होने लगती है दिल में। कोई बात नहीं भाभी, जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपके दांत भी खट्टे नहीं होंगे। ऐश्वर्या मजाक करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन इमली की सास तारा सांभर बनाने के लिए किचन में जाकर फ्रिज में से इमली निकालने के लिए फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि फ्रिज की सारी इमली तो गायब है। वो जल्दी से अपनी बहू को रसोई में बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, अभी कुछ दिन पहले मैं घर में इमली लेकर आई थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, तूने देखा क्या? आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ, यहीं कहीं रखा होगा। इमली और तारा किचन में से इमली देखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी इमली नहीं मिलती, जिस पर इमली अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता है सारी इमली ना दीदी खा गई। वैसे भी वो बहुत इमली खाती है और प्रेगनेंसी में तो आपको पता ही है कि खट्टा खाने का कितना मन करता है। पर अभी ऐश्वर्या कहाँ है? माँ जी कैसी बातें कर रही है, आज सुबह ही तो दीदी गई है, इतनी जल्दी भूल गई। तारा अपनी बहू की बात पर यकीन कर लेती है और सांभर बनाने का प्लान पोस्टपोन कर देती है। अगले हफ्ते वो फिर से मार्केट जाकर बहुत सारी इमली लेकर आती है और अपनी बहू के हाथों में थमाकर उसे रखने को कहती है, जिसे देखकर इमली के मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है और वो मजे से छुप छुप कर इमली खाने लगती है और कुछ ही दिनों में वो सारी की सारी इमली को चट कर जाती है। ऐसे ही तारा इमली और आंबे की चटनी बनाने के बारे में सोचती है और वो फिर से इमली ढूंढती है तो उसे मिलती ही नहीं है, जिस पर एक बार फिर वो अपनी बहू से कहती है, इमली बहू, इमली बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्या बात है, कुछ बनाया था क्या तूने? वो माँ जी घर में टमाटर नहीं थे तो मैंने सब्जी में डाल दी, और वो जो आपने आम पन्ना खाया था ना, मैंने उसमें भी तो डाली थी, बस ऐसे ही खत्म हो गई थोड़ी थोड़ी करके। अरे बहू बता तो देती, मैं और इमली ले आती। तारा इमली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इस महीने वो घर के राशन के साथ में इमली नहीं लेकर आती। पर घर में इमली खत्म होते ही इमली खुद जाकर मार्केट से ले आती है और घर के कोने में जाकर उस पर नमक लगाकर चटकारे मारकर उसे खाने लगती है। तभी वहाँ पर तारा आकर उसे ऐसे इमली खाते हुए देख लेती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है, इमली बहू, तू इमली खा रही है, पर मैंने तो इस बार मार्केट से इमली लेकर आई ही नहीं। हाँ माँ जी, वो घर में इमली खत्म हो गई थी तो मैं ले आई, डिशेस बनाने में काम आती रहती है ना। वो सब तो ठीक है बहू, पर तू इमली क्यों खा रही है? लेते टाइम चेक नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने तो चेक किया था, वैसे ही बस थोड़ा सा मन कर गया तो मैंने खा ली। चल कोई बात नहीं, ठीक है, पर अब कभी मार्केट से इमली लेगी तो पैकेट वाली ही लेना, क्योंकि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तारा इमली को सामान की सही जानकारी देकर वहाँ से चली जाती है और इमली भी इमली खाते हुए खाना बनाकर अपने पति सूरज और सास तारा को दे देती है। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पर इमली रसोई में जाकर फ्रिज से इमली निकालकर अपने रूम की छोटी सी लाइट, जिसमें बिल्कुल कम रोशनी होती है, उसे जलाकर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखते हुए इमली के मजे लेने लगती है। और अगली सुबह उठते ही फिर से बिना फ्रेश हुए वो इमली खाना शुरू कर देती है। पर तारा उसे ऐसे देख लेती है और फिर बोलती है, बहू, मुझे ना अच्छे से पता है कि इमली जो घर में खत्म होती है ना, इसमें तेरा ही काम है, क्योंकि मैंने कई बार तुझे देखा है इमली खाते हुए। नहीं माँ जी, वो तो बस मन कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी खा ली, अब नहीं खाऊंगी। खाने के लिए मना नहीं है बहू, पर इस तरह सुबह सुबह उठते ही बिना फ्रेश हुए यूँ इमली खाना, अरे ऐसा तो बच्चे भी नहीं करते। इमली अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है और इमली खाना छोड़कर बल्कि तैयार होने के लिए चली जाती है। सूरज के ऑफिस जाने के बाद इमली घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास के साथ टीवी देखने लगती है। तभी ऐश्वर्या के ससुराल से उसके पति विशाल का फोन आता है और वो बोलता है, सासू माँ, आप नानी बन गई हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बस अभी आ रही हूँ। इतना सब बोलकर तारा फोन रख देती है
और अपनी बहू पर घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपनी बेटी ऐश्वर्या के पास हॉस्पिटल चली जाती है, जहां ऐश्वर्या पहले से ही एडमिट होती है। तारा अपनी बेटी से मिलकर रात को घर आती है, जहां वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और इमली आराम से घूम घूम कर इमली खा रही है और खुद से बोलती है, इमली को इमली खाना कब से इतना पसंद हो गया और कुछ दिनों से मन करता है कि बस खाना पीना छोड़कर इमली ही खाती रहूं। ये सब देखकर तारा को इमली पर बहुत गुस्सा आता है और वो इमली के हाथों से इमली लेकर उससे बोलती है, अरे इमली खाने में इतनी मदहोश हो गई महारानी कि घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अगर कोई आ जाता या फिर कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम क्या करते? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या तेरी? तारा का ऐसे पहली बार गुस्सा देखकर इमली बहुत डर जाती है और वो अपनी सास से कुछ कह पाती, लेकिन उससे पहले ही चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहू को बेहोश देखकर तारा भी थोड़ी डर जाती है और अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर मीरा जल्दी से तारा के घर आकर इमली की नब्ज चेक करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तारा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है और अब आप पहले मेरा और फिर बाकी सभी का मुंह मीठा करवाइए। मुंह मीठा है? हाँ माँ जी, क्योंकि आपकी बहू प्रेग्नेंट है। क्या मेरी बहू प्रेग्नेंट है? हे भगवान, अरे एक ही दिन में मुझे दो खुशियाँ मिल गई। जीती रहे मेरी बहू, जीती रहे। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे। रुक, मैं अभी आती हूँ। तारा इतना बोलकर मंदिर में जाती है और भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनका शुक्रिया करती है। तो वहीं मीरा को उसकी फीस के साथ साथ मिठाई देकर जाने देती है और अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, बहू तो प्रेग्नेंट है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, मुझे तो खुद ही पता नहीं था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी। अरे बहू, इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तूने तो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी है। तेरा इमली खाने का मन करता है ना, तो ले, तू खूब सारी इमलियाँ खा। इतना सब बोलकर वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब इमली जितना मन करता और जब मन करता उतनी इमली खा लिया करती। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और इमली एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उनके घर में खुशियों की बहार छा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इमली खाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इमली खाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।